अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं सैयद फाजिल बुखारी यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है रईस कासमी और आज का हमारा टॉपिक है करप्शन एंड अकाउंटेबिलिटी। करप्शन एक बहुत ही हॉट टॉपिक है जो हमारे यहाँ पे डिस्कस होता आया है और इसको देखने की मज़ीद ज़रूरत है क्योंकि ये हमारे पीसीएस में भी और सीएसएस में भी बहुत इंपॉर्टेंट कंसिडर किया जाता है। चलिए आइए देखते हैं करप्शन की स्टार्ट लेते हैं करप्शन की डेफिनेशन से। करप्शन की डेफिनेशन ये है कि कोई भी ऐसा पावर आप उस पावर को अब्यूज़ करें या मिसयूज़ करें अपने प्राइवेट गेन के लिए, फिर चाहे वो जो गेन हो वो मॉनेटरी हो, मतलब किसी पैसे के लिए हो, या नॉन मॉनेटरी हो, मतलब किसी पैसे के लिए ना हो, किसी की सिफारिश लगवानी हो, कोई ऐसा काम करना हो, कोई भी ऐसा काम जो आपको खुद को ज़ाती फ़ायदा दे, वो आपकी करप्शन में आता है। और ये जो डेफिनेशन है ये ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के मुताबिक है। आइए देखते हैं दूसरी डेफिनेशन। दूसरी डेफिनेशन में कहा जाता है कि डिसऑनेस्ट और इलीगल बिहेवियर बाय पावरफुल पीपल। ये डेफिनेशन है मरियम वेबस्टर की डिक्शनरी की और इसमें ये कहा जा रहा है कि जो बेईमानी वाला जो बिहेवियर है, आप कोई भी ऐसा काम करते हो जिसमें ईमानदारी ना हो और वो लॉ के मुताबिक ना हो, इलिजिट हो और जो है वो इलीगल काम हो, वो आपकी करप्शन में आ जाता है। अब उसके बाद करप्शन की डिफरेंस फॉर्म होती है। हमें सिर्फ ये लगता है कि जो हम पैसे देते हैं किसी भी काम के लिए या किसी की सिफारिश लगवाते हैं वो करप्शन में आता है, लेकिन करप्शन एक बहुत ही ब्रॉड कॉन्सेप्ट है। सबसे पहली जो फॉर्म है वो हमारी जो मोस्ट नोन जो हमारी फॉर्म है वो है ब्राइबरी, मतलब किसी भी बंदे को पैसे देना और उससे वो काम निकलवाना, उसको हम करप्शन के ज़िम्मे में लाते हैं। अब उसके अलावा दूसरी जो हमारे पास फॉर्म है वो है लॉबिंग। आप कोई भी एक प्रेशर ग्रुप बनाते हो किसी को भी मैनिपुलेट करने के लिए, किसी को भी प्रेशराइज करने के लिए, आप जो उससे कोई काम निकलवाने के लिए आप कोई भी एक लॉबी बनाते हो, आप अपने जैसे ही दूसरे बंदे साथ कर लेते हो, तो वो भी एक करप्शन की फॉर्म में आता है। और उसके बाद है नेपोटिज्म। नेपोटिज्म फेवरेटिज्म की एक स्पेसिफिक टाइप है जिसमें ये कहा जाता है कि आप अपने जो है अपने ही जानने वालों को, अपने ही पहचानने वालों को जो है आप फेवर देते हैं, आप उनको जो है किसी भी एम्प्लॉयमेंट के लिए या किसी भी काम के लिए आप उन्हें ज़्यादा कंसिडर करते हैं और दूसरों को नहीं करते रिगार्डलेस ऑफ देयर क्वालिफिकेशंस। और उसके बाद एक क्रोनिज्म और नेपोटिज्म दोनों एक जैसे ही समझे जाते हैं, लेकिन ये है कि नेपोटिज्म ज़्यादा जो समझा जाता है वो रिलेटिव्स के लिए समझा जाता है और क्रोनिज्म जो है वो फ्रेंड्स और एसोसिएट्स के लिए समझा जाता है, लेकिन डेफिनेशन दोनों की एक ही है। और उसके बाद है पेरोकियलिज्म कहा जाता है नैरो माइंडेडनेस को। अगर आप किसी भी चीज़ में, किसी भी काम में आपकी एक जो थिंकिंग है वो ब्रॉड नहीं है, आप जो है एक चीज़ को कॉम्प्रेहेंसिवली नहीं देखते, आपकी सिर्फ वही सोच है और उसी सोच के मद्देनज़र आप डिसीजंस लेते हैं, वो आपका पेरोकियलिज्म में आ जाता है और वो भी एक करप्शन की फॉर्म है। और उसके बाद ये भी एक वेल नोन फॉर्म है एम्बेजलमेंट। आप पब्लिक फंड से आप पैसा हड़पते हो या कोई भी ऐसा काम करते हो जिससे आप जो है एक जो आपको दिए जाते हैं फंड्स, आप उनको हड़प लेते हो, आप उनको वहाँ पे यूज़ नहीं करते जहाँ पे यूज़ करना चाहिए। तो ये हो गई एक फॉर्म्स ऑफ करप्शन। अब उसके बाद देखते हैं कि रूट कॉजेज ऑफ करप्शन क्या है। रूट कॉजेज ऑफ करप्शन में सबसे पहली और एविडेंट कॉज है लैक ऑफ अकाउंटेबिलिटी। जहाँ पे अकाउंटेबिलिटी नहीं होगी वहाँ पे तो करप्शन होगी, ये तो ऑब्वियस बात है। तो जहाँ पे अकाउंटेबिलिटी नहीं है, जैसी कोई रिजीम नहीं है जहाँ पे आप जो है चेक्स एंड बैलेंसेस रखें या ऐसा कोई मैकेनिज्म बनाएं जिसमें जो है सब लोग जो हमारे जो सिविल सर्वेंट्स हैं या ऐसे जो भी पब्लिक अथॉरिटी के जो लोग हैं उनके ऊपर एक चेक ना हो, तो ज़्यादा चांसेस हो जाते हैं, प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है कि वो करप्शन करेंगे। उसके बाद लो सैलरीज भी एक रूट कॉज ही है, जहाँ पे अगर किसी बंदे को जहाँ पे जो है उसको सैलरी अच्छी मिलनी चाहिए वहाँ पे वो नहीं मिल रही, या वैसे भी हमारे यहाँ पे सैलरीज बहुत ज़्यादा कम है, तो अगर उन सैलरी से उनकी अपनी ज़ाती और उनके घर की नीड्स पूरी नहीं हो रही तो ज़्यादा चांसेस हैं कि वो उन नीड्स को पूरी करने के लिए करप्शन करेंगे। और उसके बाद तीसरा हमारा जो कॉज है वो है मोनोपोली ऑफ पावर। मतलब अगर पावर जो है वो एक ही जगह पे या एक ही ग्रुप में या एक ही हम कह लें कि एक ही लेवल पे वो एक्यूमुलेट हो जाता है, वो एक ही तरह के लोगों के पास आ जाता है, दूसरे लोगों को पावर नहीं होता, तो वो ज़्यादा चांसेस हैं कि वो उस पावर को मिसयूज़ करेंगे, वो उस पावर को मिसयूज़ करके अपने ही जैसे बंदों को लाएंगे और दूसरे बंदों को डिप्राइव करेंगे उन चीज़ों से जो वो डिज़र्व करते हैं, फिर भले वो कोई जॉब हो, कोई और कोई फैसिलिटी हो या कोई यूटिलिटी हो। और उसके बाद अकाउंटेबिलिटी की तरह ही लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी भी एक करप्शन का मेन कॉज है। जहाँ पे ट्रांसपेरेंसी ना हो, जहाँ पे आपको पता नहीं चल रहा हो कि ये जो काम है या कोई रिक्रूटमेंट है या कोई डिस्पैचिंग ऑफ फंड्स है वो हो कैसे रहे हैं, किन किन स्टेजेस से गुजर के वो आ रहे हैं और कितने कितने गुजर के आ रहे हैं, तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि जो है
कितना पैसा आ रहा है या कितने फंड्स आ रहे हैं या कितनी सीट्स आ रही हैं, कैसे जा रही हैं। तो अगर वहाँ पे ट्रांसपेरेंसी नहीं होगी तो वहाँ पे ज़्यादा चांसेस होंगे कि वहाँ पे करप्शन हो। उसके बाद डिस्क्रिशनरी पावर एक कॉन्स्टिट्यूशन का एक टर्म है। डिस्क्रिशनरी पावर्स में यही कहा जाता है कि जो एक ही बंदा हो और एक ही बंदे के पास अपनी उस डिस्क्रिशन में उसके पावर्स हों जो किसी भी लॉ में, किसी भी एक्ट में, किसी कॉन्स्टिट्यूशन में लिखे नहीं हुए हो, वो पावर्स उसके पास हो कि वो अपनी जो है सीट की प्रिविलेज से वो फलां कोई भी काम कर सकता हो। तो डिस्क्रिशनरी पावर जहाँ पे मौजूद होते हैं वहाँ पे बहुत ज़्यादा करप्शन के चांसेस होते हैं, क्योंकि उनसे कोई पूछने वाला नहीं होता, क्योंकि उनके पास डिस्क्रिशन होती है। तो ये भी एक कॉज है करप्शन का। अब उसके बाद जो दूसरा कॉज है वो हमारा है रेड टेपिज्म। रेड टेपिज्म एक टर्म है जिसको ये कहा जाता है कि एक्सेसिवली अगर हम पेपर वर्क हो रहा होता है, जहाँ पे मतलब आप अगर अक्सर आपने गवर्नमेंट ऑफिस में देखा होगा, जिनके काम पड़े होंगे गवर्नमेंट ऑफिस में, तो वहाँ पे जो है बहुत ज़्यादा जो है पेपर वर्क होता है। कहीं एक बिल जो है वो आपका पास होने के लिए 10 जगहों से गुजर के आ रहा होता है, फिर वो पूरी फाइल बनती है, फिर वो 10-12 जो अथॉरिटीज़ हैं उनसे साइन करती है, तो फिर जो है उसके बाद हमारे जो फंड्स हैं या जो हमारा कोई भी काम है वो होता है। तो जहाँ पे इतनी ज़्यादा नोड्स होती हैं तो उतनी ज़्यादा नोड्स में करप्शन होने के चांसेस भी होते हैं। तो ये हमारा एक और कॉज हो गया। और उसके बाद जो दूसरा कॉज है वो है फ्रेजाइल इंस्टीट्यूशंस। जहाँ पे इंस्टीट्यूशनल बिल्डिंग ना हो, जहाँ पे हमारी इंस्टीट्यूशंस फ्रेजाइल हों, कमज़ोर हों, वीक हों, तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा चांसेस बन जाते हैं कि यहाँ हमारे उस इंस्टीट्यूशन में करप्शन होगी। उसके बाद पॉवर्टी, ये एक बेसिक कॉज है पॉवर्टी करप्शन का। जहाँ पे गुर्बत होती है, बदहाली होती है, लोगों के पास खाने को नहीं होता या उनकी जो बेसिक नेसेसिटीज़ हैं वो पूरी नहीं होती, तो फिर वो जो है इलीगल रास्ते अपनाते हैं उन गेंस को हासिल करने के लिए। तो ये तो हो गए करप्शन के कॉजेज़, लेकिन ये यहाँ तक लिमिटेड नहीं है। आप खुद ब्रेनस्टॉर्म कर सकते हैं, आप खुद सर्च कर सकते हैं। अगर आपको कोई नया कॉज मिलता है तो आप अपने नोट्स में इंक्लूड करेंगे। उसके बाद हर कॉज का एक इफेक्ट होता है, तो इन्हीं कॉजेज़ के जो हैं कुछ रिपरकशंस हैं, कुछ इफेक्ट्स हैं। उनमें से जो सबसे पहला जो है जो इफेक्ट है वो है डिमिनिश्ड एफिशिएंसी ऑफ नेशनल मिंट कहा जाता है, एक्सचेकर और मिंट कहा जाता है कि जो हमारे बैतुल माल जो होता है, जो जहाँ पे हमारे पास पूरे के पूरे फंड जमा होते हैं मुल्क में, तो उसकी जो एफिशिएंसी है उसमें कमी आती है। और जैसे कोई काम है या कोई चालान है, कोई भी काम हो गया, ठीक है, किसी भी किस्म का काम हो गया, आपको वो करना है, आप उसको लिए आपको कोई फ़ीस देनी है, या कोई भी एक चालान बन गया, आपने कोई सिग्नल तोड़ दिया, अब उसके लिए कोई चालान आपको पुलिस वाला देता है, लेकिन अगर वो नहीं देता, वो आपसे जो है उससे कम में ले लेता है। अब वो नुकसान किसको हो रहा है? वो नुकसान हो रहा है नेशनल एक्सचेकर को, जिसे हम नेशनल मिंट भी कहा जाता है। जो है पाकिस्तान इकोनॉमिक और सोशल रिव्यू के मुताबिक 200 बिलियन का जो है नुकसान होता है एनुअली नेशनल मिंट को। तो ये एक हमारा बहुत बड़ा कॉज है। उसके बाद हमारे जो मोरल वैल्यूज़ हैं वो गिरते चले जाते हैं। जहाँ पे आपके पास एक छोटा काम करने से पैसा आ जाता है तो आपकी जो एग्जिस्टिंग मोरलिटी है वो गिरती जाती है, क्योंकि आप फिर उसी के एक चक्कर में पड़ जाते हैं, एक विशियस साइकिल चल जाता है और आप फिर उसी के चक्कर में चलते जाते हैं और आपकी मोरलिटी पता नहीं कहाँ पीछे रह जाती है, आपको पता नहीं चलता। ये एक इफेक्ट है उसका। और उसके अलावा है जो हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ, ये हमारा एक और जो है वो इफेक्ट है उसका। हमारी जो इकोनॉमिक ग्रोथ है वो हमारे पास कम होती है। जहाँ पे करप्शन होती है, जो हमारे जो स्टेट इंस्टीट्यूशंस हैं अगर वो करप्ट होंगी, प्राइवेट और गवर्नमेंट दोनों सेक्टर्स में अगर करप्शन ज़्यादा होती है तो वहाँ पे जो है इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ कम आती हैं, वहाँ पे इकोनॉमिक ग्रोथ नहीं होती, क्योंकि वहाँ पे इंस्टीट्यूशनल बिल्डिंग भी नहीं होती, वहाँ पे जो है नई फैक्ट्रीज़, नई इंडस्ट्रीज़ वगैरह नहीं लगती। इसकी वजह से इकोनॉमिक ग्रोथ कम होती है। ये हमने आर्गूमेंट लिया है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम से, वेफ से। और उसके बाद एक और कॉज है अनएम्प्लॉयमेंट। जहाँ पे जिस बंदे की क्वालिफिकेशन है, जो बंदा एक जॉब डिज़र्व कर रहा है, वहाँ पे उसको नहीं मिलती, वहाँ उसकी जगह पे कोई एक ऐसे बंदे को मिल जाती है जो ऑलरेडी एक अपर मिडिल क्लास या अपर क्लास से ताल्लुक़ रखता है, तो उसको जॉब मिलने से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है, उसको कोई खास फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि उसका लिविंग स्टैंडर्ड तो वही होंगे। जो नीचे वाला बंदा है, जो डिज़र्व करता है एक जॉब को, अगर उसको इस जॉब से महरूम रखा जाता है, डिप्राइव रखा जाता है, तो ये बहुत ज़्यादा अफेक्ट पड़ता है ओवरऑल। ये आपका सारे कॉजेज़ में आर्गूमेंट यूज़ हो सकता है, बट अनएम्प्लॉयमेंट भी एक कॉज है। और उसके बाद हमारे जो एजुकेशन सिस्टम है वो बहुत हैम्पर कर जाता है। आपके पास रिपोर्ट्स आ रही होंगी, आपने पढ़ा होगा कि हमारे यहाँ पे
पूरे पाकिस्तान के रूरल एरियाज़ में काफ़ी सारे जो स्कूल्स हैं वो बंद पड़े हुए हैं, या जो टीचर हैं वो एब्सटिनिज़म का शिकार हैं। एब्सटिनिज़म का शिकार नहीं है बल्कि वो एब्सटिनिज़म करते हैं, वो लेक्चर्स नहीं देते। जहाँ पे वो लेक्चर्स नहीं देते तो एजुकेशन जो इम्पार्ट होती है स्टूडेंट्स में वो कम होती है, और फिर जो है ऐसे ही एक चक्कर चलता रहता है और एजुकेशन जो है डाइवर्ज नहीं हो रही होती पॉपुलेस में। तो ये भी एक इम्पोर्टेंट इफेक्ट है उसका। उसके बाद पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी आती है। जहाँ पे करप्शन होती है वहाँ पे जो है हमने जैसे ऊपर बहुत ज़्यादा जो इफेक्ट्स हैं उसके वो डिस्कस किए हुए हैं कि हमारी जो नेशनल मिंट है उसको इफेक्ट पड़ता है, हमारा सोशल फैब्रिक है वो ख़राब होता है। तो ऐसे ही इसकी एक्यूमुलेशन जो होती है वो हमारे पास आती है पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी में, जहाँ पे पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस जो है वो स्टेबल नहीं होते। कभी मतलब कहीं कोई मुजाहरे लग रहे होते हैं, कहीं कोई जो है वो डेमोस्ट्रेशन चल रही होती हैं, रैलियाँ निकल रही होती हैं, जो प्रेशर ग्रुप से वो अमूमन ऐसा कर रहे होते हैं क्योंकि उनकी जो डिमांड्स हैं वो पूरी नहीं हो रही होती। उसके बाद हमारे पास जो दूसरा इफेक्ट है वो है इंफ्रास्ट्रक्चर की डेवलपमेंट नहीं होती। देखें जहाँ पे जो है करप्शन होती है वहाँ पे ये बात नॉन है कि वहाँ पे इकोनॉमिक ग्रोथ नहीं होती, क्योंकि हमारे पास मुल्क में इतने पैसे नहीं आ रहे होते जितने हम जो है एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं। ठीक है, अगर हमारे पास इतने फंड्स ही नहीं है तो हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बनेगा, क्योंकि हमारे पास पैसे नहीं होंगे बिल्डिंग्स बनाने के लिए, इंडस्ट्रीज़ लगाने के लिए। जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट जो है जो होनी चाहिए वो हमारे पास नहीं होती। तो ये भी एक इफेक्ट है करप्शन का। और उसके बाद पुअर गवर्नेंस। देखें काफ़ी सारे ऐसे कॉजेज़ होते हैं जो वो कॉज भी होते हैं, वो इफेक्ट भी होते हैं। अब देखें जैसे अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो एक रूट कॉज भी बन सकता है करप्शन का, वो इफेक्ट भी बनता है करप्शन का। पॉवर्टी कॉज भी बनती है करप्शन की, वही जो है इफेक्ट भी बनती है। सिमिलरली जो पुअर गवर्नेंस है ये एक तरफ आप कॉज में भी लिख सकते हैं या इफेक्ट में भी लिख सकते हैं, क्योंकि ये दोनों जगह पे जस्टिफाई हो सकता है। ठीक है, ये तो हो गए हमारे रिपरकशंस ऑफ करप्शन। अब उसके बाद देखते हैं कि हमारे जो वे फॉरवर्ड है, हम करप्शन को रोके कैसे, क्या तरीकाकार हम अपना सकते हैं। अब उसमें जो पहला तरीकाकार है वो है रीइंफोर्सिंग NACS पेनल्टीज। NACS कहा जाता है नेशनल एंटी करप्शन स्ट्रेटेजी को, जो नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो ने 2002 में दिया था। उसमें उन्होंने एक बड़ा ही कॉम्प्रेहेंसिव डॉक्यूमेंट है जो उन्होंने उसमें बड़े कॉज बताए हुए थे विद रिस्पेक्ट टू पाकिस्तान। उन्होंने कॉज बताए हुए थे, उन्होंने फिर जो है स्ट्रेटजी भी बताई हुई थी, बट उस पर जो है अनफॉर्चुनेटली जो है इम्प्लीमेंट नहीं हो सका था सही तरीके से जैसा हम एक्सपेक्ट कर रहे थे। उसके बाद ट्रांसपेरेंसी जो हमारे पास लेक कर रही थी, जो हमारे पास कॉज थी, उसको हमें इंश्योर करना चाहिए। ट्रांसपेरेंसी इंश्योर करने के लिए जैसे हमने पहले भी एक आर्टिकल डिस्कस किया था, आर्टिकल 19A राइट टू इन्फॉर्मेशन, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान 1973 के आर्टिकल 19 में है ये कि आपको जो है हक है कि आप किसी भी चीज़ की इंफॉर्मेशन ले सकते हैं जो पब्लिक इंटरेस्ट में हो। तो अगर हम उसको इंश्योर करें तो हमारी जो है ट्रांसपेरेंसी इंश्योर हो जाएगी। उसके बाद हमारे पास जो एजुकेशन है वो नहीं है हमारे पास करप्शन से मुतालिक। मतलब करप्शन को काफ़ी सारे जो लोग हैं वो लीगलाइज कर रहे होते हैं, वो मतलब नॉर्मलाइज कर रहे होते हैं। वो कहते हैं कि हाँ भाई चलता है, बस करप्शन जो है वो बस नॉर्मल है और लोग करते हैं और होना चाहिए, यहाँ पे ऐसा नहीं है। तो मतलब वो रेशनलाइज कर रहे होते हैं करप्शन को। तो हमें जो है एजुकेट करना चाहिए लोगों को जो है बताना चाहिए कि भाई नहीं, करप्शन कोई अच्छी चीज़ नहीं है, करप्शन बुरी चीज़ है, क्योंकि एज अ होल हमारी सोसाइटी में ये हमें बहुत नुकसान पहुंचा रही है। अगर वो एक किसी इंडिविजुअल को फ़ायदा पहुंचा रही है तो वो अलग बात है, वो पहुंचा ही रही होगी, बट एज अ सोसाइटी, एज अ नेशन, एज अ होल जो है हमें वो बहुत नुकसान पहुंचाती। अब उसके बाद जो दूसरा जो हमने सॉल्यूशन नोट डाउन किया हुआ है वो है रिफॉर्मिंग नेशनल अकाउंटेबिलिटी पॉलिसी। देखें हम नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो बन गया, हम उसकी पॉलिसी भी बन गई, लेकिन वो उसमें काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें हैं जो इम्प्लीमेंट हो नहीं पा रही। ठीक है, जो मतलब लफाजी हैं और जिन पे इम्प्लीमेंट हो नहीं पा रहा। तो इसके लिए हमें एक ऐसे रिफॉर्म्स लाने चाहिए, एक ऐसी पॉलिसीज़ लानी चाहिए जो एबल टू इम्प्लीमेंट हों, जिन पे हम अमल दरामद कर सकें। तो ऐसी चीज़ जो है वो बहुत लाजमी है। अब उसके बाद जो दूसरा सोल्यूशन हमने नोट डाउन किया हुआ है, यूजिंग ICT कहा जाता है इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज़ को। अगर हम रेड टेपिज्म, अगर जैसे हमने ऊपर रेड टेपिज्म हमने डिस्कस किया हुआ था, अगर हम उसको हटा के जो है ICT के इक्विपमेंट्स लाए, हमें 100 हज़ार फाइलें हटा के हम एक कंप्यूटर सिस्टम लेके आए, वहाँ पे एक डिस्ट्रीब्यूटेड नेटवर्क लेके आए, तो वहाँ पे एक कंप्यूटर भी एक अच्छा खासा चेक बना रहा होता है सिस्टम में, जहाँ पे जो है उस रिकॉर्ड्स को या उन फीसों को या उन फंड्स को जो है मैनिपुलेट करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो अगर हम ICT नेटवर्क को लाते हैं अपने गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन में या पब्लिक सेक्टर में भी, तो वो करप्शन को रोकने में बहुत अमल दरामद कराएगा। उसके बाद हमें जो है मोरलिटी लानी चाहिए। अब मोरलिटी लाने के लिए तो बहुत ज़्यादा होते हैं, बहुत
ज़्यादा तरीक़ाकार है। अब उसमें जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है रिलीजन, हम एक मुसलमान मुल्क हैं और हमारे इस्लाम में जो है कई ज़्यादा ऐसी हदीसें हैं, कुरान की आयत हैं जो हमें करप्शन करने से या कोई भी गलत काम करने से रोकती हैं, और हमें उस काम को रोकने के लिए हमें एक रिवॉर्ड भी दिया जाता है जो हमें दूसरे जहान में मिलता है। तो हम अगर उस नॉलेज को इम्पार्ट करें, हम लोगों को बताएं कि भाई ये करप्शन बुरी चीज़ है, यहाँ पे हमारी आयत में ऐसा लिखा हुआ है, हमारी हदीस में ऐसा लिखा हुआ है, अगर हम लोगों को बताएं तो फिर करप्शन रुकने के चांसेस बढ़ जाते हैं। और हो भी सकता है कि करप्शन ये आयतें या जो है हमारा जो टेक्स्ट है, रिलीजियस टेक्स्ट, वो देख के, वो सुन के जो है वो करप्शन से एब्सटेन करें। उसके बाद अश्योरिंग मेरिटोक्रेसी। मेरिटोक्रेसी अश्योर करना एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है करप्शन को रोकने के लिए। देखें, एक बंदा आता है, मिसाल के तौर पे किसने भी एक बंदा, कोई भी एक इंडिविजुअल है जो बहुत पैसे वाला है, अगर वो पैसे दे के आता है किसी भी एक इंक्यूबेंसी में, वो कोई भी एक अच्छी जॉब पे लगता है गवर्नमेंट में या सिफारिश लगवा के प्राइवेट में आ जाता है, तो फिर वो उसी ही तरीके को अपनाएगा जिस तरीके से वो आया था, इसके ज़्यादा चांसेस होते हैं और ये कॉमन बात है। अगर हम मेरिटोक्रेसी अश्योर करेंगे, लोगों को जो है हम वो जो डिज़र्विंग है, जो टैलेंटेड है, हम उसको टैलेंट को आगे लाएंगे, तो ज़्यादा चांसेस हैं कि वो जो है आगे चल के करप्शन ना करें, क्योंकि वो अपने ही जैसे लोगों को प्रमोट करेंगे जो है लीगल वे में या अपने डिज़र्विंग वे में आए हुए होते हैं। उसके बाद पब्लिक पार्टिसिपेशन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। पब्लिक का पार्टिसिपेट करना, जैसे हमने ऊपर भी डिस्कस किया हुआ था कि जो है ट्रांसपेरेंसी इंक्लूड की जाए, तो ट्रांसपेरेंसी में ही एक टाइप आ जाता है पब्लिक पार्टिसिपेशन का। तो हम पब्लिक को हमें इन्फॉर्मेशन डाइवर्ज करनी चाहिए कि कोई भी चीज़ अगर हो रही है, कोई भी ओक्यूरेंस हो रही है गवर्नमेंट में, कोई भी एक प्रोजेक्ट लग रहा है, कोई भी एक फैक्ट्री लगती है, कोई भी एक डिपार्टमेंट बनता है, तो वो कैसे बनता है, तो हमें पब्लिक को जो है वो पूरी की पूरी इन्फॉर्मेशन डाइवर्ज करनी चाहिए। तो इससे ये होगा कि जो है पब्लिक का एक चेक बन जाएगा, और वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग चेक होता है, क्योंकि जो है यूनिटी इज़ पावर, इसी वजह से। अब उसके अलावा एनहेंस चेक एंड बैलेंसेस। अब ये तो चेक अलग हो गया, ऊपर जो है वो भी काफ़ी सारे चेक्स हैं, लेकिन ये चेक्स एंड बैलेंसेस बेसिकली एक मॉन्टेस्क्यू फ्रेंच फिलोसोफर थे जिसको हम चार्ल्स लुइस भी कहते हैं, उसका एक सिस्टम बनाया हुआ था चेक्स एंड बैलेंसेस का, जिसमें जो है जुडिशरी लेजिस्लेचर के ऊपर चेक था और लेजिस्लेचर जुडिशरी के ऊपर चेक था, इन दोनों के ऊपर एग्जीक्यूटिव का भी चेक था। तो ये मतलब एक समझिए कि ट्रायोलॉजी बनी हुई थी जिसमें इन तीनों का एक दूसरे के ऊपर चेक था। तो इस सिस्टम को हमें इम्प्लीमेंट करना चाहिए, जो काफ़ी सारे मुल्कों में इम्प्लीमेंट है भी। अब उसके बाद जो हमारा आखिरी है कि एक्सटर्नल ऑडिटिंग का जो है वो हमें मैकेनिज्म बनाना चाहिए। देखें, पाकिस्तान में हमारे पास ऑडिटिंग के डिपार्टमेंट्स हैं, सही है, सूबाई लेवल पर भी हैं और जो है फेडरल लेवल पर भी हैं, लेकिन वो होती है इंटरनल ऑडिटिंग, क्योंकि गवर्नमेंट के ही इदारे, गवर्नमेंट की ही इदारों की ऑडिटिंग कर रहे होते हैं, तो इसमें जो है करप्शन के ज़्यादा चांसेस होते हैं, ये नॉन बात है। बट अगर हम एक्सटर्नल ऑडिटिंग करें, तो अगर हम किसी प्राइवेट फर्म को हायर करें कि वो हमारी ऑडिट करे, तो वो उनके करप्ट होने का चांस बहुत कम हो जाता है। तो ये थी हमारी करप्शन एंड अकाउंटेबिलिटी। थैंक यू सो मच।